Welcome to chapter 2 solution second part, that is solubility. As we have already written, solubility contains the following topics, that is Henry's law, Raoult's law, ideal and non-ideal solution, positive and negative deviation from Raoult's law, and agiotropes. So these are basically, we can say, theoretical questions. The common questions will be from Henry's law, Raoult's law, ideal and non-ideal solution, positive and negative deviation, and agiotropes. All these questions, we will write down the answers, you will note down the answers, and I will make you understand about what the topic contains. Okay? So चलते हैं. मैंने लिख लिया आपके लिए, आप ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है? मैं आपको पहले समझा देता हूँ. यह है डिफाइन हेनरीज लॉ एंड राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ हमारा है क्या, उसका डेफिनेशन लिखना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है और उसके दो एप्लीकेशंस लिखने हैं. तो मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लेना, ठीक है? ये वाला पेज और इसका नेक्स्ट वाला पेज यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर लेना. मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है. हेनरीज लॉ डील्स विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड. मतलब मान लो एक लिक्विड लेते हैं हम, उसमें एक गैस को डिज़ोल्व करते हैं, तो वहाँ पे जो गैस का प्रेशर होगा और उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा, उन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हमको हेनरीज लॉ बताता है. ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेनरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड. स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड. ज़्यादा प्रेशर देके गैस को सॉल्युबल बनाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में गैस क्या करेगा, सॉल्युबल होगा लिक्विड में. ठीक है? तो उन्होंने बोला कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला कि मोल फ्रैक्शन इज द मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी का मतलब है मोल फ्रैक्शन. जहाँ पे मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है? तो हेनरीज लॉ को ये वाले कॉमन डेफिनेशन से मतलब बोल जा सकते हैं कि ये वाला जो डेफिनेशन है ये ज़्यादातर जगह पे यूज़ होता है. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन. मतलब हेनरीज लॉ में उन्होंने ये बोला कि मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है? सो नोट डाउन कर लिया होगा. यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन और स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गैस अगर लिक्विड में सॉल्युबल होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. आते हैं नेक्स्ट पेज पे. नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने. अब ये सेकेंड वाला पेज, इसको पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर लेना. मैथमेटिकल रिलेशन में आते हैं. हमने मान लिया कि P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, Xi इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. सो मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. हमें पता है कहीं पे भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट हम गुणा कर देते हैं. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है KH. उसको बोला जाता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट. सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इम्प्लाइज P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ हेनरीज लॉ. ठीक है? इतना आप लिख दोगे तो हेनरीज लॉ का 1 मार्क आपको आराम से मिल जाएगा. अगर 2 मार्क से क्वेश्चन होंगे तो भी आपको मिल जाएंगे. 3rd मार्क के लिए यहाँ पे आता है आपका एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में फर्स्ट, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर. आजकल के दुनिया में स्प्राइट, थम्सअप, कोका कोला सभी पीते हैं, उनको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं. आपको ये पता होगा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्युबल होकर रहता है. ठीक है? कभी थम्सअप का बोतल खोलो, उसको 1-2 दिन बाहर ही रख दो ऐसे ही ढक्कन खोल के, फिर उसको पीना, देखना कितना बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा. समझ रहे हो? क्योंकि थम्सअप और स्प्राइट उसमें जो टेस्ट है, द टेस्ट इज ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन इट. इसलिए जब हम पहली बार कैप खोलते हैं, ध्यान से याद करिएगा,
एक पॉप साउंड आता है, क्योंकि वो गैस बहुत प्रेशर दे के हमने उसमें सॉल्यूबल किया हुआ है। जो प्रेशर निकल जाएगा तो गैस निकल जाएगा, तो टेस्ट नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। तो टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये हो गया सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले। दूसरे एप्लीकेशन में उसने लिखा कि एट हायर अल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीजेस। हायर अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जब हम जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होगी हमारे कोई भी लिक्विड में, ठीक है, हमारा ब्लड एक लिक्विड है, उसमें क्या डिजॉल्व है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है। तो हमारा ब्लड इज अ लिक्विड एंड द ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व इन इट। सो व्हेन वी गो हायर हाइट, माउंटेन के ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी है हमारे ब्लड में वो कम हो जाएगी। अगर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। तो इसी के लिए क्या करते हैं, द माउंटेनियर्स यूज ऑक्सीजन सिलेंडर व्हाइल क्लाइंबिंग। तो ये दो हो गए हमारे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल जो हम सील करते हैं तो हाई प्रेशर में सील करते हैं, और हायर अल्टीट्यूड में जब जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया आपका हेनरीज लॉ और उसके दो एप्लीकेशंस। 3 मार्क से क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राउल्स लॉ। स्टेट राउल्स लॉ, ये एक बार आया था 2019 CHSE में, और वही वाला राइट ए नोट ऑन राउल्स लॉ करके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया 2021 CBSE में। राउल्स लॉ बता देना चाहूँगा आपको, जैसे हेनरीज लॉ है वैसे ही राउल्स लॉ है। राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ में अगर देखें कोई फ़र्क ही नहीं है, उसमें जो ही बोला गया है इसमें भी वही बोला गया है, एग्जैक्टली 99.9% सिमिलर। जैसे आपको डेटॉल बताता था ना कि वी किल 99.9%, वैसे ही वहाँ पे भी बोला गया है कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। इधर भी वही होगा, जो गैस जितनी ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ही उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो जो सिस्टम था उसमें हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड देख रहे थे। एक लिक्विड लिया हुआ था, उसमें गैस डिजॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। हमने 2 लिक्विड ले रखे हैं, बस सिस्टम अलग है लेकिन दोनों का चीज़ एक ही है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो जितनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। देख लेते हैं क्या दिया उन्होंने। लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल का मतलब पता होगा आपको, जो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। लेट अस कंसीडर सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स 1 and 2। P1 and P2 are partial pressures of component 1 and 2 respectively। तो P1 और P2 हमने ले लिया, वो हैं पार्शियल प्रेशर्स ऑफ 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब टोटल सॉल्यूशन का जितना भी प्रेशर होगा उसमें कंपोनेंट 1 का कितना कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, उसको P1 बोल देंगे। कंपोनेंट 2 का कितना कंट्रीब्यूशन होगा टोटल प्रेशर में, उसको P2 बोल लेंगे, ठीक है। Xy1 और Xy2 हो गया मोल फ्रैक्शन। Xy1 हो गया कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन, Xy2 हो गया कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन। तो आ गया हमारा स्टेटमेंट, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जिसकी मोल फ्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। गैस ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा डालेगा, नॉर्मल सिंपल। इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। मैथमेटिकल पे चलते हैं। सो मैथमेटिकली P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Xy1, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कंपोनेंट 2 का भी वही होगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा P1 नॉट और P2 नॉट। P1 नॉट और P2 नॉट क्या मैं लिख लेता हूँ, P1 नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। अगर सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ कंपोनेंट 1 लेंगे कोई भी कंटेनर में, तो वो जितनी प्रेशर दिखाएगी उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट 1 का
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। वैसे ही P2 नॉट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। प्योर का मतलब समझ रहे हो, सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ कंपोनेंट 1 लेंगे उसका कितना प्रेशर आएगा, सिर्फ कंपोनेंट 2 लेंगे उसका कितना प्रेशर आएगा। फिर P टोटल P1 प्लस P2, P1 का वैल्यू हमने डाल दिया P1 नॉट Xi1, P2 का वैल्यू डाल दिया P2 नॉट Xi2। हमको पता है कि दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला के Xi1 प्लस Xi2 इज इक्वल टू 1। तो हम Xi2 के जगह पे 1 माइनस Xi1 डाल सकते हैं, वही डाल दिया, फिर कॉमन ले लिया, आप देख सकते हो ये हमें मिल गया। P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू Xi2। ठीक है, क्लियर होगा सबका आपको। तो इतना हो गया हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल, इतना ही हमको लिखना है। बस ये वाला ग्राफ समझ लो आप आराम से, क्या दिखा हुआ है। ये हमने ग्राफ किया हुआ है मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर ले लिया हमने, एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन। हमको ये पता चल गया कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ज़्यादा वेपर प्रेशर ज़्यादा, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन कम वेपर प्रेशर कम। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है Xi1 इज इक्वल टू 1, Xi2 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट 1 ही है, कंपोनेंट 2 है ही नहीं, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 0। तो यहाँ पे जितना भी वेपर प्रेशर आएगा सिर्फ किसके वजह से आएगा, कंपोनेंट 1 के वजह से। इसलिए ये जो पॉइंट मार्क किया हुआ है इसको हम बोलते हैं P1 नॉट, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ कंपोनेंट 1 होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 1 का कंसंट्रेशन कम होके लास्ट में कितना हो जाएगा 0। और वैसे ही कंपोनेंट 2 पहले 0 था, वहाँ पे हो गया 1। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंपोनेंट 1 का कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं और कंपोनेंट 2 का जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो कंपोनेंट 1 का कम हो गया मोल फ्रैक्शन, इसीलिए कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर नीचे आ गया। ये जो डाउनवर्ड ग्राफ है दिस इज फॉर P1, क्योंकि द मोल फ्रैक्शन इज डिक्रीजिंग सो द वेपर प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज, एंड component 2 the mole fraction is increasing from 0 to 1, so the vapor pressure will increase from 0 to some point. Okay, so this is the initial state and this is the final state. So from initial to final is the total, and this is the graph of component 1, this is the graph of component 2. समझ में आ गया। कंपोनेंट 1 का ग्राफ डाउनवर्ड इस वजह से है क्योंकि लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। मोल फ्रैक्शन कम होगा मतलब वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगी, और कंपोनेंट 2 उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पे एक जो नोट मैंने किया है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि P1 नॉट ज़्यादा होगा या फिर P2 नॉट ज़्यादा होगा? उसके लिए हमें ये मालूम रहना चाहिए कि वोलाटिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो मैंने नोट करके ये पॉइंट लिखा हुआ है कि कंपोनेंट 2 इज़ मोर वोलाटाइल दैन कंपोनेंट 1। मतलब कंपोनेंट 2 जब खाली होगा, सिर्फ कंपोनेंट 1 होगा सॉल्यूशन में, उसकी जितनी वेपर प्रेशर होगी, सिर्फ कंपोनेंट 2 जब होगा सॉल्यूशन में उसकी वेपर प्रेशर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए कंपोनेंट 2 इज़ मोर वोलाटाइल दैन कंपोनेंट 1। अगर कंपोनेंट 1 मोर वोलाटाइल होता तो क्या होता, ये जो P1 नॉट ऊपर होता और P2 नॉट नीचे होता, मतलब P टोटल धीरे धीरे डिक्रीज होता। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? अगर कंपोनेंट 1 ज़्यादा वोलाटाइल होता तो क्या होता, P1 नॉट ऊपर होता, P2 नॉट नीचे होता और P टोटल धीरे धीरे नीचे आता। P1 P2 तो सेम ही रहेंगे क्योंकि P1 धीरे धीरे नीचे आएगा, P2 धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन P2 नॉट और P1 नॉट उन दोनों में से कौन ज़्यादा होगा और कम होगा, वो वोलाटिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर दोनों सेम ही वोलाटाइल होंगे तो P1 नॉट P2 नॉट एक ही लेवल पे आएंगे। तो हमने बस एक ही केस कंसीडर किया है कि कंपोनेंट 2 इज़ मोर वोलाटाइल
इसलिए P2 नॉट ऊपर है, P1 नॉट नीचे है। तो राउल्स लॉ अगर आएगा तो आपको बस इतना लिखना है, ये ग्राफ कर देना है। दिस इज सफिशिएंट फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। नोट डाउन आप लोग वीडियो पॉज करके कर लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही बार पूछा है, लेकिन इसमें से जो सब पॉइंट्स हैं, एक एक छोटा छोटा पॉइंट है, वो कभी कभी पूछ लेता है 1 मार्क्स के आंसर में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है, अगर वो राउल्स लॉ को ओबे करता है मतलब हर किसी कंसंट्रेशन में, हर किसी टेम्परेचर में, हर किसी प्रेशर में ओबे करता है, तो उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अगर मानता है लेकिन हमेशा नहीं मानता, कोई कोई कंसंट्रेशन, कोई कोई टेम्परेचर में ओबे नहीं करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन में हमने लिख दिया, दीज सॉल्यूशंस ओबे राउल्स लॉ फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। दीज सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे राउल्स लॉ इन ऑल कंडीशंस। तो राउल्स लॉ का जो इक्वेशन है ये मानेगा, ये नहीं मानेगा। यहाँ पे कंपोनेंट ए और बी मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ भी कंपोनेंट ए और बी मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं। बेसिकली अगर आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊंगा? ए और बी मिलके आइडियल सॉल्यूशन तब बनाएंगे अगर ए और बी दोनों, क्या बोल सकते हैं, मोस्टली, ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली तो सेम कभी होंगे ही नहीं दो कंपाउंड्स, मोस्टली सेम होंगे। मतलब ए जिस टाइप का होगा बी भी उसी टाइप का होगा। ए पोलर होगा तो बी भी पोलर होगा, ए नॉन पोलर होगा तो बी भी नॉन पोलर होगा। मतलब ए को हटा के बी को वहाँ पे रख दो तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं, तो उसको हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। दोबारा रिपीट करूँगा, आइडियल सॉल्यूशन तब होगा जब ए और बी के नेचर में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, ए और बी सेम ही होंगे, तो उसको मिला के हम आइडियल सॉल्यूशन बना पाएंगे। तो क्या होगा देखो, पहले था ए और बी, उसके बाद ए पहले था, पी बी इंटरेक्शन पहले था, नया इंटरेक्शन जो आया वो है ए बी का इंटरेक्शन। जब हमने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। हमने बोला कि ए जैसा ही है बी वैसा ही है, तो ए का जो भी इंटरेक्शन होगा वो बी के साथ सेम ही होगा, ए बी का इंटरेक्शन भी सेम ही होगा, क्योंकि ए जैसा है बी वैसा ही है। यहाँ पे क्या है? ए और बी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होंगे, एक पोलर होगा तो दूसरा नॉन पोलर होगा, एक छोटा होगा तो दूसरा बहुत बड़ा होगा। तो उसमें क्या होगा? ए में जो इंटरेक्शन होगा बी में डिफरेंट होगा, वो वाला इंटरेक्शन नहीं होगा। और ए और बी को मिला देंगे तो उसका भी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? बहुत डिफरेंस हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी ए बी ये सब सेम ही होंगे। किसमें? आइडियल में। नॉन आइडियल में सबके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होंगे। तो ये बस याद रखना दिमाग में कि आइडियल सॉल्यूशन मतलब जिन दोनों को हमने मिलाया है उनके नेचर सेम ही होंगे लगभग। नोट डाउन कर लेना पॉज करके। फिर आ गया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और 2 पॉइंट्स, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो हमें 3-4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। फिर हम करते हैं कि इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मिक्स कर लेते हैं। तो वॉल्यूम चेंजेस आएंगे, कहाँ पे? एंथैल्पी चेंजेस आएंगे, कहाँ पे एंथैल्पी चेंजेस नहीं आएंगे। हमने ये बोला कि आइडियल सॉल्यूशन जब बना रहे हैं तो ए और बी नेचर सेम ही है, तो ए को हटा के जब बी को बिठाएंगे तो वॉल्यूम में कोई अंतर आएगा ही नहीं, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा। एनर्जी भी सेम ही है, ए जैसा है बी वैसा है, ए का एंथैल्पी जो ही होगा बी का भी एंथैल्पी सेम ही होगा, तो उसको हटा के इसको बस लगाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब चेंज इन एंथैल्पी। जब ए और बी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ए जैसा था वही वैसा ही है। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस हमें लगेंगे नहीं, इसलिए चेंज इन एंथैल्पी इज 0, चेंज इन वॉल्यूम इज 0। लेकिन यहाँ पे ए और बी को जब मिला रहे हैं तो वो बहुत डिफरेंस होगा। ओरिजिनल ए इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल बी, एंड द सॉल्यूशन ऑफ ए बी इज ऑल्सो वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम बोथ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ए एंड बी। जब इनको मिलाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा,
एनर्जी भी चेंज होगी। इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा भी मिक्सिंग इज ऑल्सो नॉट इज इक्वल टू 0। लेकिन दोनों में एंट्रोपी चेंज हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एंट्रोपी चेंज होगी, यहाँ पे भी एंट्रोपी चेंज होगी, और ये पूछा है 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में। तो हमको लगता है कि यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा भी मिक्सिंग 0 है, इसलिए डेल्टा एक्स मिक्सिंग भी 0 हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये याद रखना कि आइडियल हो या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, दोनों में एंट्रोपी चेंज हमें देखने को मिलता है। बाकी एग्जाम्पल्स है, देख लो। हेक्सेन और हेप्टेन दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स हैं, दोनों ही अल्केन्स हैं, इसलिए सेम नेचर होगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। C2H5Cl C2H5Br, बस Cl और ब्रोमीन का ही फ़र्क है, अल्काइल ग्रुप सेम लिया हुआ है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। बेंजीन और टोलुइन दोनों ही नॉन पोलर हैं, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे आ गया वाटर और मिथानॉल, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये पोलर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक और पोलर। ये CCl4 नॉन पोलर, CHCl3 हमारा क्लोरोफॉर्म जो कि पोलर है। तो इसीलिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस प्रकार से बनते हैं। ठीक, फिर अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने देख लिया, देखो यहाँ पे थोड़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने लिखा कि P नॉट इज इक्वल टू P नॉट इंटू ज़ाई। जब इक्वल टू होगा तो इक्वल टू होगा, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू हो रहा है मतलब उसके दो ऑप्शन हैं, या फिर P ग्रेटर देन P नॉट इंटू ज़ाई हो जाएगा, या फिर P लेस देन P नॉट इंटू ज़ाई हो जाएगा। तो उसको लेके दो टाइप्स के फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन आते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, एक को बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या आ जाएगा, P नॉट इज इक्वल टू P नॉट इंटू ज़ाई। नॉट इज इक्वल टू के दो मतलब निकलते हैं, P आइदर ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा। अगर ग्रेटर देन होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, अगर लेस देन होगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो इसको थोड़ा समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, P का मतलब क्या है? P का मतलब यहाँ पे है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, A और B, दोनों को हमने मिलाया। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में ये होगा कि P का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्यों बढ़ेगी इसका हम थोड़ा जायज़ा लेंगे। वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर, वेपर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेपर्स ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहे हैं। वेपर्स ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहे हैं मतलब वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स कब होते हैं? जब मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहेंगे। दे विल मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन देमसेल्व्स, सो द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स विल रिमेन अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे तो वेपर स्टेट में रहेंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है इफ़ A एंड B combine or mix to form a solution then AB interactions are weaker than AA and BB interactions। पहले जो AA था और पहले जो BB में इंटरेक्शन था, जब हमने A और B दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, उनका जो इंटरेक्शन आया AB इंटरेक्शंस वो वीकर हो गया। तो क्या होगा, A और B मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिल के जुड़ के नहीं रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो वेपर फेज में रहेंगे। और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर वेपर फेज में रहेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। इसलिए हम देखते हैं सो ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एंड दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये बात है। ठीक है, हमेशा ये याद रखना, जितने मॉलिक्यूल्स डिस्क्रीट होके रहेंगे मतलब एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे तो वेपर फेज में रहेंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए तो लिक्विड हो जाएंगे, क्योंकि
वेट बढ़ जाएगी उनकी, ठीक है, 5-10 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, वेपर फेज में रहना आसान नहीं होगा, लिक्विड हो जाएंगे। और भी ज़्यादा मॉलिक्यूल साथ में आ गए तो सॉलिड हो जाएंगे। लेकिन अगर एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग रहेगा तो वेपर फेज में रहेंगे, ठीक है। तो ए बी इंटरेक्शंस वीकर होगा तो ए के मॉलिक्यूल्स अलग घूमेंगे, बी के मॉलिक्यूल्स अलग घूमेंगे, सब वेपर फेज में रहेंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में रहे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगी, बस ये बोलना चाहता है। तो इसको सिंपल में इतने से लिख सकते हैं। ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एंड दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सो पी का वैल्यू हो गया ग्रेटर देन पी नॉट इंटू जाई। तो हमने देखा था कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी जिसको हम डेल्टा एच मिक्सिंग बोलते हैं और चेंज इन वॉल्यूम जिसको हम डेल्टा वी मिक्सिंग बोलते हैं, वो दोनों जीरो हो रहे थे। मतलब हमें कोई चेंज इन एंथैल्पी नहीं देखने को मिल रहा था, कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव होगी, कब? जब पॉजिटिव डेविएशन देखेंगे। डेल्टा बी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा जब हम देखेंगे डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स। तो P ग्रेटर देन P नॉट इंटू जाए, सिमिलरली डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो, ऑल्सो डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हमने 4 दिए हैं इन्हीं में से पूछा हुआ है, कभी कभी पूछ लेता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो ये जो हमने लिखा है आज तक CBSE और CHSE के जितने भी बोर्ड्स के क्वेश्चंस आए हैं MCQ के, ये कि पॉजिटिव कौन दिखाता है और नेगेटिव कौन दिखाता है, इन्हीं में से आया है, ठीक है। इनको अगर आप याद रख लोगे, ये नेगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव वाले हैं, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में से क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत कम आता है, 3-4 साल में एक ही बार आता है, ठीक है। और आ गया फिर नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब P लेस देन P नॉट इंटू जाए, इसको भी समझते हैं। वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब वेपर स्टेट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि A और B के इंटरेक्शन अच्छे हो गए, तो A B के मॉलिक्यूल्स साथ में जुड़ गए। अगर साथ में जुड़ गए तो वेपर फेज में नहीं रहेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये उसने बोला है यहाँ पे। तो देख लो, बोला है कि इफ़ A एंड B कंबाइन और मिक्स टू फॉर्म ए सॉल्यूशन then AB interactions are stronger than AA and BB interactions. So vapor pressure decreases and they show negative deviation from Raoult's law. Simple. P less than P naught into J, delta H mix less than 0, delta V mix less than 0 और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक शॉर्टकट बोलता हूँ, आप लोग याद रख लोगे। यहाँ पे याद रख लेना H2O के साथ अल्कोहल दिया हुआ है, मिथानॉल भी इथानॉल भी, कहाँ पे? पॉजिटिव में। नेगेटिव डेविएशन में देखो अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो दोनों अल्कोहल दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाटर के साथ, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाते हैं नेगेटिव डेविएशन वाटर के साथ। ये आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ और एग्जाम्पल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये CBSE का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है जो कि 2-3 बार पूछा हुआ है। ए सॉल्यूशन ऑफ CHCl3 जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं और एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन, एक्सप्लेन। एक चीज़ आप लोग याद रखो, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब समझने की कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा। हमने ये बोला कि नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन मतलब P लेस देन P नॉट इंटू जाए, मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हो गया मतलब वेपर स्टेट में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, मतलब A और B के जो इंटरेक्शन होंगे वो अच्छे होंगे। मतलब ये पूछना चाहता है कि पहले कौन सा ऐसा बॉन्ड, कौन सा ऐसा इंटरेक्शन नहीं था जो कि सॉल्यूशन होने के बाद जन्म लिया है, जिसके लिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा इन प्योर CHCl3 एंड प्योर एसीटोन देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ क्लोरोफॉर्म था और सिर्फ हमारा एसीटोन था, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब हमने उनको मिक्स कर दिया, बट आफ्टर मिक्सिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डेवलप्ड बिटवीन CHCl3 एंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स। तो पहले AA और BB मतलब क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के अंदर, एसीटोन मॉलिक्यूल के अंदर
there was no hydrogen bonding, but between one molecule of chloroform and one molecule of acetone there is intermolecular hydrogen bonding। ऐसे यहाँ पे एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक एसीटोन का मॉलिक्यूल, इनके अंदर हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो नया बॉन्ड यहाँ पे जन्म लिया, इसके वजह से ये भी इंटरेक्शंस अच्छे हो गए, मतलब मॉलिक्यूल सब साथ में मिलके रहेंगे, मतलब ज़्यादा वेपर फेज में नहीं रहेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। क्लियर? तो ये लैंग्वेज है। सो interaction between CHCl3 and CHCOCl3 increases due to intermolecular hydrogen bonding, so vapor pressure decreases and hence it results in negative deviation। I think this answer is clear to everybody। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, एक बार सुन लो, समझ में आ जाएगी, इजी सी बात है, आसान सी बात है। नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कम कैसे होता है? अगर वेपर्स कम होते हैं तो। वेपर्स कैसे कम होंगे? अगर मॉलिक्यूल्स में अच्छे इंटरेक्शंस आ जाएंगे तो वो एक साथ मिल के रहेंगे। जब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिल के रहते हैं तो वो वेपर फेज में नहीं रहते, लिक्विड स्टेट में ज़्यादा कन्वर्ट होना आसान हो जाता है उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच, तो मॉलिक्यूल्स मिल के रहेंगे तो वेपर फेज में नहीं रहेंगे, इसीलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज अ 2 marks क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन द CBSE बोर्ड्स ऑफ न्यू दिल्ली 2016, which is a very easy question and also you can see the answer। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप विद एग्जाम्पल। So this is the last part of the second part of solution chapter। This is the last part of second part of solution chapter। आपको हमने बताया था कि 3 पार्ट्स होंगे, पहला होगा कंसंट्रेशन, दूसरी होगी सॉल्युबिलिटी और तीसरी होगी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो दूसरी पार्ट है क्या, उसको सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एजियोट्रोप्स। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्सप्लेन मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप विथ एग्जाम्पल। एजियोट्रोप क्या है आपको बस बताना चाहूँगा। एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स। आप मेरा वॉइस सुन के उसमें से लिख सकते हो, एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स। बाइनरी मिक्सचर्स का मतलब ये है कि 2 सॉल्यूशन जब मिलते हैं उसको बाइनरी बोलते हैं। सो एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर्स व्हिच हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। मान लो एक ए एक बी, 2 कंपोनेंट्स हमने मिलाया हुआ है। ठीक है, ये होता है कि ए बी जब दोनों सॉल्यूशन होंगे लिक्विड स्टेट में, उनके कंपोजिशन जो होंगे, ए का इतना परसेंटेज है, बी का इतना परसेंटेज है, जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, गारंटी ये नहीं है कि उनका उतना ही कंपोजिशन रहेगा। ठीक है, चेंज हो सकता है, लेकिन जहाँ पे चेंज नहीं होगा उसी को हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। जहाँ पे लिक्विड स्टेट में जो कंपोजिशन, वेपर फेज में भी दोनों कंपोनेंट्स के वही कंपोजिशन होते हैं, उसी को बोलते हैं एजियोट्रोप्स। ठीक है, 2 टाइप्स के एजियोट्रोप्स हैं, क्या क्या है डिस्कस कर लेते हैं। सो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। डेफिनेशन देख लो पहले। दीज सॉल्यूशन शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं ये लोग। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स दिखाते हैं लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। लेकिन ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग वर्ड आता है, ये क्यों आता है, ये देख लो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रोप इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम ए और बी को मिला के एजियोट्रोप फॉर्मेशन कर रहे हैं, ए का जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, बी की जितनी बॉइलिंग पॉइंट होगी, दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से अगर एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। ठीक है, उसी प्रकार अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट जितना है, बी का बॉइलिंग पॉइंट जितना है, जो एजियोट्रोप आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ही कम होगा, तो उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। क्लियर? देख लो एग्जाम्पल। HNO3 और H2O जब वेट परसेंटेज व मास परसेंटेज के हिसाब से हम उनको मिक्स करते हैं, 68% वेट बाय वेट, ये हमने पहले पढ़ लिया है कि अगर
100 ग्राम हम लेते हैं टोटल सॉल्यूशन, उसमें से 68 ग्राम हो जाएगा HNO3, 32 ग्राम्स हो जाएगा H2O। तो वो वाला जो एजियोट्रोप होगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 359 केल्विन, जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, लेकिन उनका जो एजियोट्रोप आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए 395 केल्विन आ रहा है, दोनों से ही ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। उसी हिसाब से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप C2H5OH इथानॉल और वाटर का 95% वॉल्यूम, मतलब 100 ml लिया हुआ है तो 95 ml C2H5OH होगा, 5 ml वाटर उसमें होगा। तो C2H5OH हो गया 78.4 डिग्री सेल्सियस, H2O का हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, हमको पता है। उनका जो एजियोट्रोप आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसलिए उसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द थर्ड पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसी में से CBSE और CHSE में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि समय 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 धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को उसी हिसाब से समय से ज़्यादा स्पीड से भागना होगा ताकि आप लोग अच्छे एग्ज़ाम्स में कर सको, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूँ यही, जो हो गया वो हो गया, उसको सोच के टाइम ख़राब करने का नहीं, ठीक है। जितना टाइम है उसी में जितना दे सकते हो अपना बेस्ट दो, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।